क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू धर्म और जाति के आधार पर नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के खिलाफ थे? और क्या वो ऐसा मानते थे कि अगर सरकारी नौकरियों में दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला तो इससे सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा? और अगर ये बात सही है तो देश में इसके बाद एक नई बहस छिड़ सकती है। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि पंडित नेहरू ने खुद ये बात कही थी कि वो सरकारी नौकरियों में धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण को लागू करने के खिलाफ हैं, और अगर ये आरक्षण पिछड़ी जातियों के लोगों को मिला तो ये सरकारी कामकाज में अक्षमता को पैदा करेगा और इससे भारत कभी भी फर्स्ट क्लास कंट्री नहीं बन पाएगा। और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे, अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं पंडित नेहरू का कोर्ट पढ़ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है और बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि हमारे देश में और हमारे देश की राजनीति में आरक्षण एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और आरक्षण को लेकर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी काफी तीव्र होती हैं दोनों ही तरफ से। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस चिट्ठी का जिक्र किया है, वो चिट्ठी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, आज उस चिट्ठी को मैं अपने साथ लाया हूं, ये देखने के लिए कि पंडित नेहरू ने असल में क्या लिखा था। और ये जो चिट्ठी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून 1961 को देश के सभी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी और इसमें पंडित नेहरू ने 5 बड़ी बातों का जिक्र किया था। और देखिए, ये वो चिट्ठी की कॉपी है जो मैं आज लेकर आया हूं, आप देख लीजिए। इसी चिट्ठी को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इसमें जो 5 बड़ी बात है, पहली बात, पंडित नेहरू सरकारी नौकरियों में दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण देने के खिलाफ थे और आरक्षण को वो एक तरह की बैसाखी मानते थे। दूसरी बात, पंडित नेहरू इस चिट्ठी में लिखते हैं कि अगर पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला तो भारत कभी भी दुनिया में प्रथम श्रेणी का देश नहीं बन पाएगा। तीसरी बात, पंडित नेहरू यह भी मानते थे कि पिछड़ी और निम्न जाति के लोगों को आरक्षण की नहीं बल्कि समान और मुफ्त शिक्षा की जरूरत है और उन्हें शिक्षा के अवसर दिए जाने चाहिए, ना कि उन्हें सरकारी नौकरियों में
आरक्षण देना चाहिए। चौथी बात, उस समय पिछड़ी जाति के जिन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वकालत होती थी, उन लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू दोयम दर्जे का मानते थे और कहते थे कि अगर इन लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण मिल गया तो ये लोग देश के पब्लिक सेक्टर या फिर किसी भी सेक्टर का ठीक से निर्माण नहीं कर पाएंगे। और पांचवी बात इसमें उन्होंने लिखी कि पिछड़ी जाति के लोगों की मदद की जानी चाहिए, लेकिन इस मदद का मतलब यह नहीं है कि ऐसा देश की कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचाकर किया जाए। तो वो ये मानते थे कि अगर आरक्षण के जरिए नौकरी दी गई तो देश की जो कार्यक्षमता है वो खराब हो जाएगी। जिन सेक्टर्स में ये नौकरियां दी जाएंगी उनकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। और इसी चिट्ठी में पंडित नेहरू बार बार इस बात को भी दोहराते हैं कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण कभी भी नहीं मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं आरक्षण अगर दे भी दिया तो भी सरकारी नौकरी में तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और अब थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूं और बताता हूं कि पंडित नेहरू ने असल में अंग्रेजी में ये लिखी हुई चिट्ठियां हैं, उन्होंने क्या लिखा था। देखिए, वो सभी मुख्यमंत्रियों को लिखते हैं, आई हैव रेफर्ड अबाउ टू एफिशिएंसी एंड टू आवर गेटिंग आउट ऑफ द ट्रेडिशनल रट्स। दिस necessitates our getting out of the old habit of reservations and particularly privileges being given to this caste or that group. फिर वो लिखते हैं, help should be given on economic considerations and not on caste. मतलब आर्थिक स्थिति को देखते हुए मदद दी जानी चाहिए, जाति और धर्म को देखकर नहीं। फिर आगे लिख रहे हैं साफ साफ, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे तो आरक्षण वैसे ही पसंद नहीं है, लेकिन नौकरियों में तो मुझे आरक्षण बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हूं। आई रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट एनीथिंग विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड सेकंड रेट स्टैंडर्ड्स। तो वो ये मानते थे कि अगर आरक्षण दिया गया तो इससे हमारी जो कार्यक्षमता है जो वो कमजोर होगी और हमारा जो स्तर है वो भी खराब हो जाएगा। फिर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने आगे लिखी हैं। वो कहते हैं, आई ले स्ट्रेस ऑन द ब्राइट एंड एबल बॉयज एंड गर्ल्स बिकॉज इट इज ओनली दे हु विल रेज अवर स्टैंडर्ड्स। और आगे वो चलकर लिख रहे हैं, लेट अस हेल्प द बैकवर्ड ग्रुप्स बाय ऑल मीन्स बट नेवर एट द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी। हाउ आर वी गोइंग टू बिल्ड अवर पब्लिक सेक्टर और इंडीड एनी सेक्टर विद सेकेंड रेट पीपल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जहां वो ये कह रहे हैं कि हम अपने पब्लिक सेक्टर को या किसी भी और सेक्टर को उसका निर्माण कैसे कर पाएंगे सेकंड रेट लोगों के साथ। यानी जिन लोगों को आरक्षण के जरिए नौकरी मिली है उन्हें वो सेकंड रेटेड लोग मानते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इस चिट्ठी में कही है। और हो सकता है हमारे देश में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, SC ST हैं, उन्हें पंडित नेहरू के इन विचारों के बारे में ना पता हो। देखिए, ये जो चिट्ठी लिखी गई थी ये 1961 में लिखी गई थी। उस समय 24 घंटे के न्यूज चैनल्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था और प्रचार के इतने साधन भी नहीं थे। लोगों को पता नहीं चलता था कि प्रधानमंत्री एक संवाद में मुख्यमंत्रियों को क्या लिख रहे हैं। ये तो अब जाकर ये सारी बातें, आज तो आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए 24 घंटे के न्यूज चैनल्स के जरिए हर एक बात पता चलती है, किसने क्या लिखा, किसने क्या कहा। लेकिन उस समय हो सकता है कि देश के इन लोगों को, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उन्हें पंडित नेहरू के आरक्षण के बारे में, इन विचारों के बारे में पता ही ना चला हो। और कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर तो यह बात कहती थी और बाहर आरक्षण की चैंपियन बन जाती थी। और अब आप एक विरोधाभास देखिए, दिलचस्प बात देखिए कि पंडित नेहरू तो यह कहते थे कि नौकरियों में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, वो इसके खिलाफ हैं, और अगर आरक्षण दिया तो फिर हमारे देश की जो परफॉर्मेंस है, हमारे पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस गिर जाएगी और ये सेकंड रेट जो लोग हैं इन्हें नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुलकर यह कहते हैं कि देश में आबादी के हिसाब से पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। और राहुल गांधी तो खुद यह वादा कर रहे हैं देश के लोगों से कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो आरक्षण की 50% की लिमिट को उखाड़ फेंकेंगे और आरक्षण की इस लिमिट को 50% से भी ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन यही कांग्रेस जब आजादी के बाद लगभग 3 दशकों तक लगातार सत्ता में रही
तब राहुल गांधी के परनाना और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पिछड़ी जाति के इन्हीं लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के खिलाफ थे और कहते थे कि यह आरक्षण भारत को दोयम दर्जे का देश बना देगा। अब इस विरोधाभास को आप देखिए और वो बयान सुनिए जो राहुल गांधी ने हाल ही में आरक्षण को लेकर दिया है। रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। और हम जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो आज हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में जो हमारे दलित भाई बहन हैं, पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं और जो आदिवासी भाई बहन हैं, उन्हें इस विरोधाभास को देखना चाहिए। उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ना चाहिए जो उन्होंने लिखी थी देश के मुख्यमंत्रियों को। उन्हें यह देखना चाहिए कि आरक्षण पर पंडित नेहरू के क्या विचार थे और फिर उन्हें यह भी देखना चाहिए कि आज की कांग्रेस कितनी बदल चुकी है। वो सही कह रहे थे या अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये सही है। और असल में आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये विषय उठाया है संसद में, राज्यसभा में, ये हमारे देश में चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको आज इस विषय पर ध्यान से तमाम लोगों को देखना चाहिए, नेताओं को देखना चाहिए, पार्टियों को परखना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमारे देश में पिछड़े वर्ग के हित में काम कर रही है और कौन सी पार्टी सिर्फ वोट लेने के लिए काम कर रही है। यहां पर एक और बहुत बड़ा विरोधाभास ये भी है, उसे ध्यान से सुनिएगा आप, कि भारत के संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था आप जानते हैं किसने की थी? आप जानते ही होंगे, यह व्यवस्था की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत में आरक्षण डॉक्टर अंबेडकर ने लागू करवाया था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सरकारों के दौरान एक बार भी यह नहीं सोचा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसके लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को यह सर्वोच्च सम्मान उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के उपरांत तब मिला जब वर्ष 1990 में देश में वीपी सिंह के नेतृत्व में गैर कांग्रेस दलों की सरकार आई और तब वीपी सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया। कांग्रेस की सरकारों में कभी नहीं मिला। तो जिस व्यक्ति ने भारत में आरक्षण को लागू करवाया, जो भारत में आरक्षण लागू होने के पीछे सबसे बड़ी ताकत बना, उसे भारत रत्न मिला 1990 में और कांग्रेस ने नहीं दिया। लेकिन इसी आरक्षण का विरोध करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही मिल गया था। और इससे आप यह समझ सकते हैं कि आरक्षण पर आज जो राजनीति हो रही है उस राजनीति का सच क्या है और यह राजनीति असल में कितनी खोखली है। और यह एक बड़ा कारण हो सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजादी के कुछ ही समय के बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। इस राजनीति के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज एक सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि पिछड़ी जातियों के जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर संपन्न वर्ग में आ चुके हैं और आईएएस और आईपीएस बन चुके हैं, क्या ऐसे संपन्न परिवारों को और संपन्न लोगों से आरक्षण का अधिकार वापस नहीं ले लेना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जब पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति आरक्षण के लाभ से आईएएस और आईपीएस बन जाता है तो उस व्यक्ति के बच्चे समाज में वंचित और शोषित नहीं रहते। और इसीलिए अब देश की संसद को यह तय करना है कि ताकतवर और प्रभावी समूह को आरक्षण की सूची से बाहर करना चाहिए या नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब इस देश में लोगों को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण देने की राजनीति हो रही है, तब क्या कोई पार्टी देश की सबसे बड़ी अदालत की इस बात पर गौर करने के बारे में हिम्मत करेगी, सोचेगी भी? आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को ममता बनर्जी की वो चुनौती भी याद दिलाई है जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि इस बार कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में 40 सीटें भी जीत नहीं पाएगी। मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, लेकिन एक बात खुशी की रही,
उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं, और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। तो आपने देखा होगा कि जिस दिन से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी दिन से इंडिया गठबंधन के प्राण धीरे धीरे हर रोज निकल रहे हैं। और एक और बहुत खास बात आपने नोट की होगी उस दिन के बाद से, क्योंकि आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ इतनी कड़वी भाषा का इस्तेमाल आजकल क्यों कर रही हैं, और इसका राम मंदिर से क्या कनेक्शन है। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा आने के बाद से ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ बात करनी शुरू की है, इस तरह के बयान देने शुरू किए हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ममता बनर्जी बिल्कुल ठीक थी, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी और कांग्रेस के प्रति सकारात्मक ही रहती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा के आसपास उन्होंने अचानक कांग्रेस के खिलाफ इतने नेगेटिव बयान देने शुरू कर दिए। तो देखिए उसके पीछे का कारण क्या है। पश्चिम बंगाल भारत के उन राज्यों में से एक है जहां चुनाव में सबसे ज्यादा संघर्ष मुस्लिम वोटों के लिए होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 27% है। 27% बहुत होते हैं 27%। और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने इन 27% मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत मेहनत की है वर्षों से। आज से कुछ वर्ष पहले तक पश्चिम बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, और उस समय ज्यादातर मुसलमानों का वोट या तो सीपीएम को मिलता था या फिर कांग्रेस को मिलता था। वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 45% मुस्लिम वोट सीपीएम को मिले, 25% मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को, और सिर्फ 22% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले थे। यानी मुस्लिम जो मतदाता हैं, वोटर हैं, उनकी चॉइस में, उनकी लिस्ट में टीएमसी ममता बनर्जी तीसरे नंबर पर थी। इसके अलावा वर्ष 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी, तब भी सीपीएम को उनकी पार्टी से कहीं ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे। यानी तब भी सीपीएम मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी थी, ममता बनर्जी नहीं थी। लेकिन बाद में ममता बनर्जी ने बड़ी मेहनत की और मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए एक नहीं बल्कि तरह तरह की कई राजनीति शुरू की, कई राजनीतिक कदम उठाए, कई बयान दिए, और इस राजनीति से उन्हें इतनी कामयाबी मिली कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के 70% से ज्यादा मुस्लिम वोट उनकी पार्टी को मिले, और कांग्रेस और सीपीएम का मुस्लिम वोट बैंक लगभग खाली हो गया। यानी ममता बनर्जी ने इतनी मेहनत की है मुसलमानों पर कि आज पश्चिम बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी को ही अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानने लगे हैं। और यह सब अचानक से नहीं हुआ, इसके लिए ममता बनर्जी ने बड़ी मेहनत की है। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया है, जब से कांग्रेस ने चिट्ठी लिखकर सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे, तब से शायद ममता बनर्जी को यह डर सता रहा है कि कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया राम मंदिर के खिलाफ, कहीं उसकी वजह से उनकी पार्टी को मिलने वाले मुस्लिम वोट कांग्रेस की झोली में ना चले जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस ये स्टैंड लेने की वजह से मुसलमानों की नंबर 1 पार्टी बन जाए, मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी बन जाए, जो कि शायद हो भी रहा है। क्योंकि जिस तरह का कड़ा रुख कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर लिया, जिस तरीके से वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, जिस तरह की चिट्ठी और बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर को लेकर दिए, उससे बिल्कुल साफ हो गया
कि बाबरी मस्जिद के जो सिंपैथाइजर्स हैं, जो बाबरी मस्जिद के पक्ष के लोग थे, जो इस देश के जो मुसलमान हैं, वो अब कांग्रेस को अपनी सबसे पसंदीदा पार्टी मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को मुसलमानों के मुद्दे पर, बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर कड़ी टक्कर दे रही है। और ब्लैक और व्हाइट की तरह बिल्कुल ये दो खेमे देश के मुसलमानों को नजर आ रहे हैं, और उन्हें यह समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी ही लॉन्ग टर्म में उनके लिए सोचेगी। और यह बात ममता बनर्जी को शायद अच्छी नहीं लगी होगी, और उन्हें यह डर हो रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है अब वो कांग्रेस की तरफ चला जाए। इसलिए वो कांग्रेस को आजकल इतना ज्यादा कोस रही हैं और अपने राज्य के लोगों को अल्लाह की कसम की याद भी आजकल वो दिला रही है। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल मिलाकर 42 सीटें हैं, जिनमें से 13 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। वो तय करेंगे कि कौन जीतेगा। और कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध करके जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, मुसलमानों का दिल जीता है, उससे इस बार कांग्रेस के मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये मुस्लिम वोट फिर ममता बनर्जी की पार्टी से ही कटेंगे। और इसलिए ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ लगातार एक के बाद एक नए नए बयान दे रही हैं और अपने मुस्लिम वोटर्स को दो बातें बता रही हैं। एक, कि वो कांग्रेस के साथ नहीं लड़ रही हैं, इसलिए मुस्लिम वोटर कंफ्यूज ना हो जाएं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस एक ही हैं। एक तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, हम एक नहीं हैं, हम अलग अलग हैं। और दूसरा, वो अपने मुस्लिम वोटर्स को यह भी कह रही हैं कि कांग्रेस को वोट मत देना, क्योंकि कांग्रेस तो 40 सीटों में ही निपट जाएगी और मुस्लिम वोटर्स को अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये दो बड़ी बातें हैं जो ममता बनर्जी के इन बयानों में छिपी हुई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब विपक्ष का इंडिया गठबंधन धीरे धीरे टूटने लगा है। इंडिया गठबंधन में आपको हर रोज एक नई दरार दिखाई दे रही है। तो आज बड़ा सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव होते होते, वोटिंग होते होते, जिस दिन वोट पड़ेंगे तब तक पहुंचते पहुंचते इंडिया गठबंधन टूट ही ना जाए। क्योंकि यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और आम आदमी पार्टी के बाद अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग से नाराज है और जयंत चौधरी बहुत जल्द विपक्ष के इंडिया गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। और बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने से पहले वो अपनी पार्टी के विधायकों के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी करना चाहते हैं, जो उन्होंने अब तक इंडिया गठबंधन का साथ देने के लिए नहीं किया था। पर अब वो जाएंगे और राम मंदिर में दर्शन करेंगे। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का भी बीजेपी के साथ अब गठबंधन हो सकता है। और महाराष्ट्र में भी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और बीजेपी के बीच गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है। और महाराष्ट्र में ही चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को अब असली एनसीपी मान लिया है। उन्होंने एनसीपी को भी दे दिया है अजीत पवार को, और एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह था वो भी अजीत पवार को मिल गया है। और इसकी वजह से अब शरद पवार को अपनी एक नई पार्टी बनानी पड़ी है और नया नाम रखना पड़ा है। और शरद पवार ने अब अपनी नई पार्टी का नाम रखा है एनसीपी शरद चंद्र पवार। तो देखिए, यह समय का चक्र है कि आज जो एनसीपी शरद पवार के नाम से उनके चेहरे से जानी जाती थी, आज वो एनसीपी शरद पवार के हाथ से बिल्कुल पूरी तरीके से निकल गई। और आज शरद पवार को अपनी नई पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार रखना पड़ा। अब इसके दो फायदे होंगे। एक तो इस बार शरद पवार को यह समझ में आ गया होगा कि उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बनाया एनसीपी, और देखिए कुछ लोग उस नाम को लेकर चले गए, उस चुनाव चिन्ह को लेकर भी चले गए। इसलिए उन्होंने दूसरी बार ऐसी गलती नहीं की है। इस बार उन्होंने अपनी पार्टी का नाम अपने ऊपर ही रखा है। इसलिए एनसीपी शरद चंद्र पवार अपनी पार्टी का नाम रखा है कि कम से कम कोई दूसरा व्यक्ति अब दोबारा भविष्य में कम से कम नाम ना चुरा सके इसका। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति तोड़कर भी जाएगा तो वो शरद पवार का नाम के साथ उस पार्टी को नहीं चलाएगा। तो अब शरद पवार ने यह नया तरीका आजमाया है।
इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम से आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में अब धीरे धीरे दरारें पड़ रही हैं, धीरे धीरे उसके टुकड़े बाहर निकल रहे हैं और शायद लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के प्राण शायद पूरी तरह से ना निकल जाएं, इस बात का डर अब लोगों को सता रहा है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और मेरी आईडी पीछे कर जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। मेरा मानना है कि आरएलडी पार्टी ने हमेशा किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज़ बहुत मजबूत करी है पार्लियामेंट में, संसद के अंदर भी और बाहर भी। और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। पार्टी शरद पवार साहब ने बनाई, चुनाव आयोग के सामने बैठे हैं आर्गुमेंट के लिए, लेकिन चुनाव आयोग उनको नहीं मानते हैं। या अरे गहरे, आयाराम गायाराम, एकनाथ शिंदे, ये कौन अजित पवार, उनके हाथ में पार्टी दी जाती है। ये भारतीय चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी शाह जी का चुनाव आयोग है। कोई भी नेता हमारे देश की राजनीति में अच्छा नेता तब माना जाता है जब वो राजनीति में जो हवा चल रही होती है उसे सूंघ कर बता दे कि यह हवा किस तरफ चल रही है और किसकी हवा चल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो दो टीम है, एक है इंडिया गठबंधन की टीम और दूसरी है एनडीए की टीम। ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की टीम है अब उसमें खिलाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ज्यादातर खिलाड़ी अब उनकी टीम में खेलना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये टीम जीत रही है, और इंडिया गठबंधन के जो खिलाड़ी हैं वो धीरे धीरे अब उस टीम को छोड़ रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन की टीम छोटी होती जा रही है और टीम मोदी बड़ी होती जा रही है। उसका कारण यह है कि इंडिया गठबंधन के जो खिलाड़ी हैं उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाली टीम जीत रही है, हम तो पहले से ही हारी हुई टीम में हैं और हारी हुई टीम में खेलने का कोई फायदा नहीं है, जीतने वाली टीम में खेलना चाहिए। और ये जो नेता हैं विपक्ष के, असल में ये सत्ता की हवा की जो खुशबू होती है उसे बहुत अच्छी तरह से सूंघ लेते हैं। ये इनके अंदर एक हुनर होता है। ज्यादातर जो नेता होते हैं, और राजनीति में वही नेता सफल होते हैं जो सत्ता की हवा की खुशबू को सूंघ सके। और अब ये जितने विपक्ष के नेता हैं इन्हें वो खुशबू आ रही है और ये जानते हैं वो खुशबू कहां से आ रही है, किस खेमे से आ रही है, किस तरफ से आ रही है। वो खुशबू आ रही है मोदी की टीम की तरफ से, और ये सूंघते सूंघते अब उस खुशबू को उसी टीम में खेलना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में आप हैरान मत होइएगा जब और भी बड़ी संख्या में विपक्षी दल मोदी की टीम में खेलने के लिए आपको आतुर और इच्छुक नजर आए। अब वापस चलते हैं संसद भवन में, क्योंकि इस राजनीति के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में जब अपना भाषण वो दे रहे थे तब राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये कहा कि कांग्रेस ने अपने युवराज को एक ऐसा स्टार्टअप बना दिया है जो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले जब लोकसभा में उन्होंने अपना भाषण दिया वो लगभग 99 मिनट का भाषण था, और आज राज्यसभा में जो उन्होंने भाषण दिया ये भी लगभग 90 मिनट का भाषण था। इन दोनों ही भाषणों में उन्होंने व्यंग का बड़ा खूबसूरत प्रयोग किया है। आज के भाषण में भी उनके भाषण में बहुत व्यंग था। जब आप देखेंगे तो देखते देखते आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आप भी हंसने लगेंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने व्यंग रस जो है उसका बड़ा शानदार प्रयोग किया। और अगर आप इन दोनों भाषणों को देखेंगे तो इनमें व्यंग है, इनमें आंकड़े हैं और इनमें कटाक्ष है। इन तीनों का जो मिश्रण है वो आपको प्रधानमंत्री के इन भाषणों में दिखाई देगा। और आजकल प्रधानमंत्री जब बात करते हैं, जब हमला करते हैं विपक्ष पर, तो व्यंग के सहारे हंसते हंसते अपनी बात कह देते हैं। हमारे देश में बहुत सारे विपक्षी नेता ये पूछते हैं कि अगर देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जो कि मोदी सरकार दावा करती है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया,
तो फिर मोदी सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन क्यों दे रही है? तो आज शायद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इस सवाल का जवाब दिया है, जिसे आपको भी सुनना चाहिए कि जब ये सारे इतने बड़ी संख्या में लोग अब गरीब रहे नहीं, तो फिर इन्हें राशन क्यों दिया जा रहा है, उसका जवाब आप सुनिए। आदरणीय सभापति जी, आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो? आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ढिकना करिए, फलाना करिए। ये कहना क्यों? कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज्यादा संभालना चाहिए, ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपक न जाए। और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए। ये समय हमने गरीब को मजबूत, ताकि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापिस उस गर्त में डूब न जाए। हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना, उसके पीछे ये इरादा है। परिवार में एक बीमारी आ जाए ना, मध्यम वर्ग का आदमी भी गरीब बनने से देर नहीं लगती है। और इसलिए गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है, उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए, उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है, मैं उस दुनिया जी करके आया हूं, उनको जरूरत ज्यादा है, और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी। तो आज काम की बात यह है, और खासतौर पर उन 80 करोड़ लोगों के लिए काम की बात यह है जिन्हें सरकार अभी राशन दे रही है, मुफ्त में अनाज दे रही है। और काम की बात यह है कि ये जो राशन की स्कीम है, आपको जो मुफ्त अनाज मिल रहा है, ये आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा, ये योजना बंद नहीं होगी। ये एक बड़ा ऐलान है और बड़ी बात है। आज देश में एक और भाषण की चर्चा हो रही है, और वो भाषण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दिया है, और कहा है कि महाभारत के काल में पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, जिसे कौरवों ने देने से इनकार कर दिया था, और इसी के बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया। लेकिन आज देश का बहुसंख्यक समाज जब अपने सिर्फ 3 स्थान अयोध्या, काशी और मथुरा मांग रहा था, तो इसके लिए भी लोगों को गिड़गिड़ाना पड़ा। और आज जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, तो काशी और मथुरा को भी अब भुलाया नहीं जा सकता। यह भी एक बड़ा स्टेटमेंट है। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो ये समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है, ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था,
1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की उसी विधानसभा में कही है जिस विधानसभा में कभी बड़े बड़े नेता मुस्लिम वोटों के लिए बाबरी मस्जिद को याद किया करते थे। लेकिन अब आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या, मथुरा और काशी के संदर्भ में महाभारत का ही जिक्र क्यों किया। असल में महाभारत का युद्ध होता ही नहीं अगर कौरव पांडवों को उनके बताए हुए 5 गांव देने के लिए तैयार हो जाते। सिर्फ 5 गांव अगर दे देते तो यह युद्ध रुक सकता था। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन से यह आग्रह करने के लिए आए थे कि अगर दुर्योधन पांडवों को 5 गांव देने के लिए तैयार हो जाएं तो महाभारत का युद्ध टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने ऐसा करने से इनकार किया और युद्ध को ही उचित माना। लेकिन बाद में जब कौरव इस युद्ध में हार गए तो पांडवों को सिर्फ 5 गांव नहीं मिले, बल्कि उन्हें इसके बाद शासन करने के लिए पूरा की पूरा राज्य और राजपाट मिल गया। और अब हिंदू पक्ष भी यही कह रहा है कि अब तक तो वो सिर्फ 3 स्थानों पर अपने मूल मंदिरों को वापस मांग रहे थे, लेकिन अब वो उन सभी मंदिरों के लिए भी संघर्ष करेंगे जिन्हें तोड़कर मुगलों ने उन पर मस्जिदें या दूसरे स्ट्रक्चर बनवा दिए थे। और इन स्थानों में लाक्षागृह का भी नाम है, जिस पर हाल ही में अदालत ने 53 वर्षों के बाद यह फैसला सुनाया कि लाक्षागृह पर हिंदू पक्ष का दावा सही है और यह बात पूरी तरह से गलत है कि इस जमीन पर कब्रिस्तान है और इसलिए यह जमीन मुस्लिम पक्ष की है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा कि लाक्षागृह पर अदालत के फैसले का सम्मान होना चाहिए। दुर्योधन ने कहा था, सुच्याग्रम नेव दास्यामी बिना युद्धेन केशव, यानी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं, एक कृष्ण युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। तो महाभारत का युद्ध तो होना ही होना था। क्या हुआ, पूरा कौरव पक्ष से ही स्वाहा हो गया। लाक्षागृह का तो इतिहास है, पांडवों को संरक्षण देने वाला लाक्षागृह है। वहां के सारे प्रमाण इस बात को प्रदर्शित करते हैं और न्यायालय के इस फैसले का सम्मान होना चाहिए। अब आपको लाक्षागृह के उसी स्थान पर हम लेकर चलते हैं। यह लाक्षागृह उत्तर प्रदेश के उसी बागपत में है जिसे महाभारत काल में व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता था। और ये उन्हीं 5 गांवों में से एक गांव था जिसे कौरव अगर पांडवों को दे देते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। लेकिन वर्ष 1970 में यह मामला भी अदालत में पहुंचा और मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया कि जिस 100 बीघा जमीन को हिंदू पक्ष लाक्षागृह बताता है, महाभारत काल का लाक्षागृह बताता है, जिसे पांडवों के लिए बनवाया गया था, वो जमीन असल में मुस्लिम पक्ष की है और यहां पर एक कब्रिस्तान था और इसी जगह पर सूफी संत शेख बदरुद्दीन की दरगाह भी है। और इसी विवाद के बाद यह मामला 1970 में अदालत में पहुंचा और अब अदालत ने तमाम सबूतों को देखने के बाद इस जमीन पर मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया है। महाभारत के युद्ध में लाक्षागृह के प्रसंग को एक षड्यंत्र के रूप में वर्णित किया गया है और यह बताया गया है कि दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने के लिए, उन्हें जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह नाम का एक नया महल बनवाया था जो लाख का बना हुआ था, जिसमें बहुत आसानी से आग लग सकती थी। इस षड्यंत्र में कौरवों ने बड़ी चालाकी से पांडवों को लाक्षागृह के इस महल में भेज भी दिया और इसमें आग भी लगवा दी। लेकिन पांडवों को इस षड्यंत्र के बारे में कुछ क्षण पहले पता चल गया, इसलिए वो एक सुरंग के जरिए सुरक्षित बाहर निकल आए और बागपत के बरनावा गांव में आज भी एक पुरानी सुरंग मौजूद है जिसे महाभारत काल की वही सुरंग माना जाता है जिसके जरिए पांडवों ने लाक्षागृह से निकलकर अपनी जान बचाई थी। हालांकि इसी स्थान पर सूफी संत शेख बदरुद्दीन की दरगाह भी है, इसलिए मुसलमान इसे अपनी जमीन बताते हैं और कहते हैं कि यहां एक कब्रिस्तान था। लेकिन अब अदालत ने मुस्लिम पक्ष को
के दावों को खारिज कर दिया है और इस 100 बीघा जमीन पर हिंदू पक्ष के दावे को सही माना है। समय मैं वहीं बागपत के लाक्ष्य ग्रह के बाहर खड़ा हूं, जो बताया जाता है कि महाभारत काल का लाक्ष्य ग्रह है, जो आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि इस गुंबद रूपी लाक्ष्य ग्रह को जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो हिस्टोरियंस हैं बताते हैं कि महाभारत काल में दुर्योधन ने बनवाया था, पांडवों को जिंदा जलाने के लिए बनवाया था। मैं आपको अगर अंदर के विजुअल्स दिखाऊं तो आप देख सकते होंगे कि वहां पर एक बहुत बड़ी हुक है, जहां इधर के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि जहां कभी घंटी टांगने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ किसी समय शिवलिंग भी हुआ करता था। वहीं के साथ मैं आपको यहाँ की दीवारों पर भी दिखाना चाहूंगा कि लोग बताते हैं कि किसी समय यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी उकेरी गई थी। तो यही से साफ हो जाता है कि ये जो जगह है किसी समय एक हिंदू मंदिर के रूप में या एक हिंदुओं के लिए पाठ पूजा करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो ये बताया बात के ये इसमें कब्रिस्तान का मुसलमानों का कोई मैटर नहीं है। असल में बात यह है कि ये लोग जो है जितने भी जब हमारे यहाँ से जो आए थे मुसलमान लोग आए, जब वहाँ हमारे ऊपर राज किया उन्होंने, तो उन्होंने जो है तोड़ फोड़ करके जो है जो चाह वो कर लिया। अब वो बात अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब आ गया दूसरा राज। हाँ, बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। न्याय का फैसला आया है, बिल्कुल बढ़िया है जी, इसमें कोई दो नहीं। लाक्ष्य गिरह था, लाक्ष्य गिरह ही रहेगा और दुनिया को सारी दुनिया में आप कहीं भी पूछ लो लाक्ष्य गिरह ही। जो कल्चर सीक्वेंस प्रोफेसर बीबी लाल को हस्तिनापुर में मिली थी वो यहाँ मिली है, तो इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं, कह सकते हैं स्पष्ट तौर पे कि ये महाभारत कालीन पोट्री मिलने से सिद्ध हुआ है कि महाभारत सभ्यता के अवशेष यहाँ हैं और 4500 साल से लेकर के वर्तमान मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अब आपके लिए एक बड़ी खास, खूबसूरत और खुशबूदार खबर और विश्लेषण, क्योंकि आज मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है और वो है ये रोज, यानी ये गुलाब का फूल जो आज रोज डे के मौके पर मैं आप सबके लिए लाया हूं, आपको देना चाहता हूं। और हमारे जो शत्रु हैं, जो हमारे ट्रोल्स हैं, उन्हें भी आज हम ये गुलाब का फूल देना चाहते हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस गुलाब के फूल से उनके शत्रुता और जहर से भरे मन और मस्तिष्क को शांति मिलेगी। आज 7 फरवरी है और आज से ही रोज डे के साथ वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत होती है और ऐसा कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम में जब महारानी विक्टोरिया का शासन था तब इसी दिन से लोगों ने अपने प्रिय लोगों, बंधुओं, सहयोगियों, साथियों और पार्टनर्स को भेंट के रूप में गुलाब का फूल देने की शुरुआत की थी। और क्योंकि विक्टोरियन और रोमन समाज के लोग अपने प्यार का इजहार गुलाब के फूल के साथ करते हैं, इसलिए दुनिया में वैलेंटाइंस वीक को मनाने की शुरुआत रोज डे के साथ हुई। हालांकि ये बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि हमारे देश में गुलाब का फूल प्यार के इजहार के लिए कम और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कई बार ज्यादा इस्तेमाल होता है और हमारे देश में मंदिरों में लोग सबसे ज्यादा गुलाब का फूल ही भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान के बाद गुलाब का फूल प्यार के इजहार के लिए भी एक दूसरे को दिया जाता है। और एक और सर्वे के मुताबिक भारत में ज्यादातर पुरुष तो गुलाब का फूल अपने पार्टनर को देते हैं मोहब्बत के रूप में, लेकिन महिलाएं गुलाब का फूल अपने पार्टनर से ज्यादा अपनी मां या खुद को देना पसंद करती हैं। और वैलेंटाइंस वीक के दौरान पूरी दुनिया में रेड रोज यानी लाल रंग के गुलाब के बाद सबसे ज्यादा बिक्री जो होती है वो होती है पिंक रोज की, यानी गुलाबी रंग के फूल की। रेड रोज प्यार का इजहार करने के लिए दिया जाता है, जबकि पिंक रोज अपने पार्टनर को प्यार की गहराई का एहसास कराने के लिए दिया जाता है। और आज के दिन ज्यादातर शादीशुदा कपल एक दूसरे को पिंक रोज ही देते हैं, रेड नहीं देते। आप ये जानकर आज हैरान हो जाएंगे कि गुलाब के फूलों का इतिहास 3.5 करोड़ वर्ष पुराना है। यानी जब मानव सभ्यता नहीं थी उस वक्त भी गुलाब के फूलों का अस्तित्व था और गुलाब की 300 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी। और मुगल बादशाह बाबर को गुलाब इतने पसंद थे कि उसने अपनी 4 बेटियों के नाम भी गुलरंग, गुलचेहरा, गुलबदन और गुलरुख रखे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपनी शेरवानी में गुलाब का फूल लगाना पसंद करते थे। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर
गुलाब के फूल को जिंदगी के लिए इस कदर जरूरी मानते थे कि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास 2 रोटी हैं तो उनमें से एक को बेचकर गुलाब का फूल ले आओ। और आज हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि गुलाब और गुलाम में सिर्फ एक ही अक्षर का अंतर होता है, जिसमें अगर व्यक्ति गुलाम हो तो उसके स्वभाव से दुर्गंध आती है, गुलामी की दुर्गंध, और अगर व्यक्ति गुलाब के जैसा हो तो उसका स्वभाव खुशबू की तरह सदा के लिए महकता रहता है। इसलिए गुलाब के फूल जैसा बनिए, गुलाम नहीं। गुलाब बनिए, गुलाम मत बनिए। और वैलेंटाइंस डे का नाम सुनकर अगर कुछ लोगों का मन उत्साह से भर जाता है तो वो इस दिन को मनाने की प्लानिंग करने लगते हैं, और वहीं ऐसे भी लोग होते हैं जो वैलेंटाइंस डे पर खुद को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन ऐसे लोग वैलेंटाइंस डे पर दुखी ना रहें, क्योंकि उनके लिए भी अब दुनिया भर में अलग अलग तरह की स्कीम्स आ रही हैं। और ब्रिटेन में एक कार कंपनी एक अनोखा ऑफर लेकर आई है, और इस कंपनी ने कहा है कि ऐसे लोग जिनका अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ है और वो अपने पूर्व पार्टनर को भूल जाना चाहते हैं या उस पर अपना गुस्सा उतारना चाहते हैं, तो उनके नाम को वो किसी बेकार या पुरानी हो चुकी कार पर लिखवा सकते हैं और उस कार को बाद में स्क्रैप करवा सकते हैं। और जिस तरह से पुरानी गाड़ियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है जब उन्हें स्क्रैप करके हम स्क्रैप में डालते हैं, उसी तरह से लोग अपनी पिछली यादों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं और पुराने संबंधों को स्क्रैप की तरह जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। तो ये एक नई स्कीम ब्रिटेन में शुरू हुई है, जहां बहुत सारे लोग उस कंपनी के पास जा रहे हैं, और ये कंपनी असल में गाड़ियों को स्क्रैप में डालती है, यानी गाड़ियों को नष्ट कर देती है जिन गाड़ियों की उम्र समाप्त हो चुकी होती है। और लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड का नाम ये था या मेरी गर्लफ्रेंड का नाम ये था, इस गाड़ी पर उसका नाम लिखिए, और फिर नाम लिखने के बाद इस गाड़ी को स्क्रैप में हमेशा के लिए नष्ट कर दीजिए। इससे उन्हें संतुष्टि मिलती है और उनका जो गुस्सा होता है अपने पूर्व पार्टनर पर, अपने पूर्व बॉयफ्रेंड पर या गर्लफ्रेंड पर, वो उनका निकल जाता है। जैसे आप देखिए, इस गाड़ी पर किसी ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाया है और अब इस गाड़ी को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। मनुष्य कितना लोभी होता है। बूंदी का लड्डू उसे देता है जो उसे सलाम करता है, और काजू की बर्फी उसे देता है जिसे वो सलाम करता है।